एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट के मॉडल पेपर पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सीटेट के सीडीपी के मॉडल पेपर 1 को डिस्कस किया था और मॉडल पेपर को डिस्कस करने का हमारा उद्देश्य यह है कि आप अपने एग्जाम में सीडीपी पोर्शन में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाएँ। इस मॉडल पेपर की खास बात यह होगी कि इसमें मैं आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी देती चलूँगी और आप जितने ज़्यादा मॉडल पेपर लगाएंगे उतना ज़्यादा सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाने का चांस आपके लिए बढ़ जाएगा। उसके अलावा मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आपको जल्द ही ईवीएस की महा मैराथन मिलने वाली है, जिसमें आप चाहे टेट कर रहे हो, सीटेट हो, एचटेट हो, आरटेट हो, कोई भी टेट एग्जाम हो, आप केवल उस ईवीएस को देख लेंगे, उस नोट्स को पढ़ लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप ईवीएस में भी 30 आउट ऑफ 30 ला सकेंगे। उसमें आपको पेडागॉजी प्लस एनसीईआरटी और एससीईआरटी के नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। उसके अलावा आपको वीडियो के माध्यम से भी वो पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं सीडीपी का मॉडल पेपर पार्ट 2। आज का पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बोलूंगी, ऑप्शन आपको रीड करने होंगे ताकि कम समय में ज़्यादा हो सके। अगर आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही मेरा आंसर सुनिएगा। मैं आंसर को एक्सप्लेन भी करती चलूंगी और आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका इसका सही आंसर होगा, certain aspect of development are influenced more by heredity and other more by environment। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक पर्सनालिटी की बात करें तो वो एक प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का। हमारे जो कुछ पहलू हैं जैसे हमारे बाल, हमारी हाइट, ये सब हमारी अनुवांशिकता से डिसाइड होते हैं, जबकि हम कैसा कर रहे हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को दिखाता है। हमारी लैंग्वेज कैसी है वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को दिखाता है। तो एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। तो हम किसी भी एक को नकार नहीं सकते और इसीलिए बोला गया है कि डेवलपमेंट, विकास के कुछ पहलू जो है वो हमारी हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ पहलू एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं, पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। जैसे हमारे चलने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, गुस्सा ज़्यादा आता है, XYZ। ठीक है, चलिए खैर ये भी एक अनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है, गुस्सा ज़्यादा आना, लेकिन एनवायरनमेंट से भी काफ़ी हद तक ये प्रभावित होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजे थ्योरी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। मैं आपको बोलूंगी, आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शंस को, और उसके बाद ही मेरा आंसर सुनिए। ओके, ताकि आपका समय भी बच जाए और हम जल्दी जल्दी आपको 30 के 30 क्वेश्चन एक्सप्लेन करते चलो। और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के कई बार पूछे गए। चलिए बताइए। तो आपका इसका सही आंसर होगा 3। मतलब पियाजे कभी भी कंटेंट प्रैक्टिस पर बिलीव नहीं करते। वो ये ज़रूर कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो स्वयं करता है, लेकिन वो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, इस पर जोर नहीं देते। और इसीलिए इस लाइन को हम कतई पियाजे की थ्योरी से कनेक्ट नहीं कर सकते। और इसमें क्या नहीं कनेक्ट हो सकता यही पूछा गया था, तो इसका सही आंसर आपका 3 होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व क्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। मतलब देयर आर सम लिमिटेशन फॉर प्री ऑपरेशनल थॉट, बट इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर डेवलपमेंट को या किसी भी चीज़ को लिमिट कर रही है, लर्निंग को, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताइए आप लोग। तो 3 का सही आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट। प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है, एक सिंबॉलिक थॉट का जो डेवलपमेंट है, वो कहीं से भी प्री ऑपरेशनल थॉट का लिमिटेशन नहीं है। ओके, आगे बात करेंगे, मतलब उसकी एक सीमा निर्धारित नहीं करता जो सिंबॉलिक थॉट का विकास है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। के अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है खेल। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में जो खेल है वो एक अच्छी भूमिका निभाता है। तो 4th का सही आंसर होगा 3।
फोर्थ का सही आंसर आपका 3 होगा। ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा मतलब ये कोई खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। बहुत सारी चीज़ें हमें खुश करती हैं लेकिन वो हमारा डेवलपमेंट नहीं करती। जैसे मूवीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना हमें अच्छा लगता है बट कहीं से भी उनसे हमारा डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, तो खेलने में अगर सुख मिल रहा है तो उससे हमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा। खेलने में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे अभी पबजी खेल रहे हैं तो उन्हें उसमें सुख मिल रहा है बट वहाँ से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट अ प्लेजेंट वे और टू स्पेंड टाइम, ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पर जो प्ले है, जो खेल है, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रेन टू थिंक क्रिटिकली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका 4th। 5 का सही आंसर 4th होगा। अगर हम बच्चे से विभिन्न तरीकों से हम इसे किसी भी चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये पूछते हैं तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कितने और तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चा उस समय क्रिटिकली सोचता है, गंभीर रूप से सोचता है कि अगर एक समस्या है, एक पेन हमारे सामने रखा है तो हम उन्हें किस किस तरीके से उठा सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा प्रश्न बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, आमंत्रित हो। मजबूर तो नहीं वर्ड होगा, ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है सीडीपी के हिसाब से, मतलब आमंत्रित होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आई होप सो कि जो क्वेश्चंस के साथ मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आप पहली बार भी सीडीपी का पेपर देख रहे हैं तो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि सीडीपी कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से रिलेट करता है। कहीं ना कहीं हम हमेशा ये साइकोलॉजी देखते हैं बच्चों में, हमारे आसपास के जो बच्चे होते हैं, तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपका इसका सही आंसर 1 होगा, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग। करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन को डिस्क्राइब करता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यही तो बोलते हैं कि बच्चे से करके, मतलब करके सीखें बच्चे। ठीक है, उनके ऊपर कोई चीज़ थोपी ना जाए। कोऑपरेटिव लर्निंग करें, सहयोग से लर्निंग करें, सहयोग से अधिगम करें, तो ये प्रोग्रेसिव लर्निंग को डिस्क्राइब करता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इन लाइफ इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा जो है वो स्वयं ही जीवन है। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका कौन सा ऐसा कथन है जो ये बताता है कि जीवन ही, मतलब शिक्षा ही क्या है, एक जीवन है, स्वयं ही शिक्षा एक जीवन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको इसका आंसर देना है। तो 7th का आंसर आपका 3 होगा, एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करके, मतलब जैसा कि जब हम क्लास में जाते हैं, आपने अगर बीएड या बीटीसी किया होगा तो सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर डायरेक्ट शुरू नहीं कर देते, पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि बच्चा जो है वो सोसाइटी से कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, और जो हम उसे लर्निंग प्रोवाइड करें वो कहीं ना कहीं उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके प्रोवाइड करें, ताकि वो जो सोशल और नेचुरल वर्ल्ड है उसको भी रिफ्लेक्ट कर पाए। जो लर्निंग हो रही है स्कूल में वो स्कूल ही तक सीमित ना रहे, जब भी वो जो भी उसने स्कूल में पढ़ा है और वैसी सिचुएशन को जब भी वो बाहर देखे तो वो उस चीज़ को सही से सॉल्व कर पाए, उस चीज़ को अप्लाई कर पाए। जो वो स्कूल में सीख रहा है वो स्कूल ही तक सीमित ना रह जाए, वो उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया है उस पर भी उसको अप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट जो है यही एक तरीके से बताता है कि एजुकेशन अपने आप में ही एक लाइफ है, जिंदगी। हम जो पढ़ते हैं वो एक जिंदगी की तरह पढ़ते हैं कि हम जो जिंदगी में चीज़ें देख रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो चीज़ें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, हमारी एजुकेशन से कनेक्टेड है, और एजुकेशन मतलब ये एक साइकिल बन जाता है। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो आपका इसका सही आंसर होगा, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। जैसे कि आपने हेंज वाला एग्जाम्पल देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, जिसमें उसकी वाइफ बीमार होती है और यहाँ पर बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं कि उसको मेडिसिन, मतलब क्योंकि मेडिकल स्टोर में वो मेडिसिन बहुत महंगी होती है और वो उसको दे नहीं रहा होता उधार, तो अब यहाँ पर सवाल बच्चों से पूछा जाता है कि क्या हेंज को मेडिसिन चुरा लेनी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने जो रिप्लाई करा और जो उनकी मॉरल मैच्योरिटी थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो उनकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी थी कि नहीं ये करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, तो इनके बीच में एक एसोसिएशन को स्थापित किया है, और ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है कोहलबर्ग की थ्योरी का। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की।
This is a very confusing question. You can look the zone of proximal development, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 होगा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक कॉन्टेक्स्ट है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के साथ इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। मतलब अगर उन्हें राइट लेवल ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो वो बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। जैसे आपने साइकिल वाला एग्जाम्पल देखा होगा कि पीछे से उनके पिताजी साइकिल को होल्ड करे हुए थे और वो उनको चलवाने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे जैसे वो संभलने लगता है तो वो धीरे धीरे अपना हाथ हटा लेते हैं। मतलब एक ऐसा टास्क जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो एक कॉन्टेक्स्ट है, एक ऐसा संदर्भ है जिसमें बच्चा लगभग अपने आप से भी वो काम कर सकता है, बस उसे राइट लेवल ऑफ सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट साइकिल को छोड़ देंगे तो वो गिर पड़ेगा, राइट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। एन एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा इसमें इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेड। इसमें आमतौर से माने गए जो मर्दाना और स्त्री गुण है, मतलब जो लेडीज और जेंट्स के जो गुण है उनका एक समायोजन होता है, एक बैलेंस होता है, ठीक है, दोनों का बैलेंस होता है। तो एंड्रोगाइनस पर्सनालिटी ये होती है। आगे बात करेंगे चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे किसी एक चीज को छोड़कर, इनमें से जो 4 चीजें आपको दी हैं इनमें से छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं कि भाई लड़कियों का ये काम है, लड़कों का ये काम है। तो इसका सही आंसर आपका ट्यूटरिंग होगा। ट्यूशन से बच्चे कहीं से भी ये नहीं समझते कि लिंग का क्या रोल है, जबकि मीडिया के थ्रू उनका जो सोशलाइजेशन है, जो सामाजिकरण है, जो मीडिया है और कल्चर है, इन तीनों से ही उनको जेंडर रोल्स मिलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें किससे नहीं मिलते हैं ये पूछा। तो ट्यूटरिंग एक ऐसा ऑप्शन इसमें दिया है जिसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं जो बच्चे होते हैं वो ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज बीन दैट। मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं उनकी आलोचनाओं में से एक यह है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बायस। ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। एक मेन स्ट्रीम को, एक एस्पेक्ट को ही क्या करते हैं, कह सकते हैं कि एस्टिमेट करते हैं, या एस्टिमेट नहीं कह सकते, उनको इवैल्यूएट करते हैं, और इसी वजह से इनको हम बायस कह सकते हैं, ये पक्षपाती होते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। मतलब एक कुछ स्टैंडर्ड्स ले लिए गए हैं और उन स्टैंडर्ड्स के आधार पर ही, उस मेन स्ट्रीम कल्चर के आधार पर ही वो बच्चे को जज करेंगे जो कि पक्षपाती होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है, कहता है, क्या कहता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 13 का सही आंसर 2 होगा कि इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस यही कहता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, सीखने के लिए जो मूल्यांकन किया जा रहा है और सीखने का जो मूल्यांकन, मतलब टीचर ने जो पढ़ा लिया उसका मूल्यांकन करना और सीखने के लिए मूल्यांकन करना कि बच्चे को हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो ये दोनों चीज़ें किस चीज़ में टीचर उपयोग कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। तो सीधी सी बात है, वो अपने बच्चे की नीड्स को जानने के लिए और उसके अकॉर्डिंग टीचिंग स्ट्रैटेजी को चूज करने के लिए इसका प्रयोग करता है। बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षक शिक्षण रणनीति का चयन करने में वो इसका इस्तेमाल करता है। पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग करता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि जब हम बच्चे को सिखाने जा रहे हैं तो हम उसके लिए असेसमेंट करेंगे कि बच्चे की नीड क्या है, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, और उसके बाद असेसमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे, जो हमने बच्चों को सिखाया बच्चा समझ पाया भी नहीं समझ पाया। अगर नहीं समझ पाया तो कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजी में कोई कमी है और हमें उसे सुधारना है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर 4 होगा। इट इज़ यूजफुल टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट। यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करता है, जो कि एक नेगेटिव लाइन है। हम बच्चे को लेबल करने के लिए लर्निंग नहीं करवाते, हम कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एक तरीके से सामने रखने के लिए, खुलकर सामने आए, वो एक इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बच्चे का जो अचीवमेंट है डिफरेंट लर्निंग एरियाज में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अकेडमिक पर ही अच्छा हो सकता है, वो खेल कूद में अच्छा हो, गाने में अच्छा हो, XYZ, वो कुछ किसी भी चीज़ में अच्छा हो सकता है। जिस तरीके से बुद्धि बहुत तरीकों की होती है, उसी तरीके से बच्चे का जो अचीवमेंट है वो भी अलग अलग तरीके, अलग अलग फील्ड्स में हो सकता है। तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन को स्लो, पुअर और इंटेलिजेंट के रूप में लेबल नहीं कर सकते, ये एक नेगेटिव लाइन है और इसीलिए यही कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से रिलेट नहीं है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चों की प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आपको बताना है।
तो सीधा सा आंसर है एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया जो है, गिफ्टेडनेस या प्रतिभाशालिता जो है वो बच्चों में कहीं ना कहीं दोनों के ही योग से आती, योग नहीं बोल सकते, दोनों के ही प्रोडक्ट से आती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है वो किसका प्रोडक्ट है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो हम किसी को भी कम प्रभावी या ज़्यादा प्रभावी नहीं कह सकते। आगे बात करेंगे, हाँ कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हेरिडिटी ज़्यादा प्रभावी होती है और कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें एनवायरनमेंट ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर किसी के बाल जैसे हैं तो कहीं ना कहीं वो हेरिडिटी से प्रभावित ज़्यादा होते हैं। फिर आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दे दे, कितनी भी अच्छी चीज़ें दे दे, कहीं ना कहीं बालों का जो टेक्सचर है वो चेंज नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर हम बात बोलने के तरीके, रहने के तरीके की बात करें तो वो एनवायरनमेंट से चेंज हो सकता है। वहाँ हेरिडिटी से ज़्यादा एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। आगे बात करेंगे 17 की, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा में माहौल की आवश्यकता क्या होती है? तो इसका सही आंसर आपका 2 होगा कि उनकी जो भी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान है उसको महत्व दें। ऐसा नहीं कह रहे तुमने अगर उसने क्या को का बोल दिया तो आपने उसको डांट करके, चुप करके या जलील करके बैठा दिया, ये क्या तमीज़ है, कैसे बोलते हो, क्या सीखते हो घर पे, ऐसे तरीके के वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। उनकी जो भी सांस्कृतिक, कल्चरल, उनके जो भी वैल्यू, मतलब उनकी जो भी कल्चरल और लिंग्विस्टिक नॉलेज है उनको वैल्यू करना और उसको अधिगम में यूज़ करना, ताकि बच्चे उसका जो भी नॉलेज है उससे रिलेट करके नई नॉलेज को सीख पाएँ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप होता है, निर्भर करता है किस चीज़ पर? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा यूज ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। एक कस्टमाइज और स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शन मेथड हो, आपने पढ़ा होगा कि हम सबके लिए टीचर एक ही इंस्ट्रक्शन को यूज नहीं कर सकता, बिकॉज टीचर को टैकल करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए ही जो इंस्ट्रक्शंस है वो देने हैं, कस्टमाइज इंस्ट्रक्शंस देने हैं, स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड का यूज़ करना है, ताकि जो भी प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालक हैं उनका जो कैलिबर है उसको इग्नोर ना करके उनकी चीज़, उनके अकॉर्डिंग उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से लर्निंग को कर पाएँ और अपने कैलिबर का इस्तेमाल कर पाएँ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, Which one of the following way is not a suitable way to help hyperactive children learn? अति संवेदनशील बालक जो होते हैं, अति संवेदनशील बच्चे जो होते हैं, उनको सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा अच्छा तरीका नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो आपका 19 का सही आंसर 4 होगा। रिप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो फटकार, जब वो देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं जो एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते, वो हाइपर एक्टिव है, उनको आप टुकड़ों में काम तोड़ के दीजिए ताकि वो मतलब थोड़ी देर बैठने के बाद ऊब ना जाए। उन्हें अल्टरनेटिव वेज दे सकते हैं हम लर्निंग के, उनको फिजिकल एक्टिविटी दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव रहे, लेकिन मतलब ताकि वो इन्वॉल्व रहे। हाइपर एक्टिव होने की वजह से वो ऐसा ना हो कि एक चीज़ में इन्वॉल्व ना हो पाए। लेकिन अगर आप उनको फटकार लगा देंगे तो कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल डिफरेंस को सही से नहीं देख पा रहे और सही से उनको एक कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन जो आपको उनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। अगर आप फटकार लगा देंगे, फटकार लगाना ही नेगेटिव वर्ड, ये जहां आपको मिल जाए तो सरासर गलत है और यही इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें नॉट बोला है। अक्सर बच्चे जो है नॉट ऑप्शन नहीं देखते और वो गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो ये जो नॉट है वो हाईलाइट भी किया जाता है एग्जाम में भी, तो इस नॉट एक्सेप्ट इन शब्दों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग के बालक होते हैं, अलग अलग सोच वाले पैटर्न, मतलब अलग अलग सोच, एक ही चीज़ को अलग अलग सोच से सोचना, एक ही मतलब अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न होते हैं, उन बच्चों की पहचान क्या होती है? तो वो क्रिएटिव होते हैं। क्या होते हैं? वो क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। तभी वो एक ही प्रॉब्लम के, अगर आप उनके सामने एक प्रॉब्लम रखें तो वो उसके बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, वो एक ही पहलू को कई तरीकों से सोच सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द वेज इन विच अ टीचर कैन मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द चिल्ड्रन इन क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? मतलब जो टीचर है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका जो टीचर क्लास में दे रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने को दे रहा है कहीं ना कहीं, तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल जो है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है? आपको ये बताना है। तो 21 का सही आंसर आपका 4 होगा। बच्चों से क्वेश्चन पूछना, बच्चों को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं भ्रमित करना, कि ऐसे क्वेश्चन पूछना जिसके बहुत सारे उत्तर हैं। अभिसरण उत्तरों वाले
प्रश्न पूछना या कन्वर्जेंट प्रश्न है थोड़े से, ठीक है। तो आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर, तो मतलब जिसके आंसर कन्वर्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो एक चीज़ के डिफरेंट सोल्यूशन नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, निम्नलिखित में से संवेग क्या है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि क्या नहीं है, यहाँ बताना है कि संवेग क्या है। तो मेमोरी, अटेंशन, स्टिमुलस, ये संवेग नहीं है। आपका फियर, डर जो है, जो डर की भावना है, वो कहीं ना कहीं इमोशन को दिखाती है। तो 22 का 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, अ 3-year-old चाइल्ड एक्सप्लेन दैट मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन एट द मिल्क बूथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि एक मशीन द्वारा, मतलब दूध बूथ पर एक मशीन होती है, आपने एटीएम मशीन देखी, मतलब एटीएम मशीन नहीं, जो मिल्क एटीएम होता है वहाँ पर देखा होगा। तो उसने, मतलब एक बच्चे ने बताया कि दूध जो है वो बूथ पर एक मशीन होती है, उसके द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ को सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है, आपको बताना है। मतलब बच्चे ने क्या देखा, क्या समझा, जिससे वो ये बात बोल रहा है कि दूध का उत्पादन जो दूध बूथ पे एक मशीन होती है उस पर होता है। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा 23 का सही आंसर 2 होगा। जो बच्चे का जवाब है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। कहीं ना कहीं बच्चे जो अनुभव करते हैं वही वो बताते हैं कि मतलब ये चीज़ इससे प्रोड्यूस होती है, उससे प्रोड्यूस होती है। बहुत सारे आपने ऐसे अनुभव देखे होंगे बच्चों के। तो बच्चे ने दूध खरीदा होगा या किसी के साथ वो दूध खरीदने गया होगा और उसने देखा होगा कि जो सामने वाले अंकल हैं या आंटी हैं, उन्होंने दूध बूथ से दूध निकाला है, वहाँ पर एक मशीन है उससे दूध निकाला, और वहीं से उसने अपनी एक समझ बना ली कि जो दूध है वो दूध बूथ पर जो एक मशीन होती है उससे प्रोड्यूस होता है। सो द चाइल्ड आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर्स रोल। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा की भूमिका, शिक्षक जो है उसकी भूमिका को सबसे ज़्यादा अच्छे से वर्णन करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4th, बच्चे के लिए एक रिलैक्स स्पेस को क्रिएट करना, जहाँ पर चिल्ड्रन डायलॉग और इंक्वायरी के थ्रू, मतलब पूछताछ के थ्रू, संवाद के थ्रू क्या कर पाए, नॉलेज को मतलब लर्न कर पाएँ, मतलब चीज़ें सीख पाएँ। आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ पर बच्चे बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, निम्नलिखित विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इनकरेज रिच लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, एक रिच लर्निंग को प्रोत्साहित करती है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो 25th का सही आंसर आपका 2 होगा कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि, मतलब ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स प्रोवाइड करे जाएं और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त करी जा सके। अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर, अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्फ एक्सेसिबल एनी टाइम ऑफ द डे। मतलब बहुत सारी चीज़ें चिल्ड्रंस के लिए लिटरेचर रखे हो ओपन शेल्फ में, जहाँ पर इजीली बच्चे क्या कर सके, उस शेल्फ से उसको उठाकर उसे पढ़ सके, देख सके, समझ सके, चीज़ों को समझ सके। तो एक क्लासरूम जिसमें ओपन एक्टिविटी कॉर्नर हो, जहाँ पर वो ओपनली एक्टिविटी कर पाएँ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 26 का आपका सही आंसर 1 होगा। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास। ये कक्षा में उपलब्ध संसाधनों और संदर्भ सामग्री जो है उनमें से एक है। टेक्स्ट बुक ही सब कुछ नहीं है, ये मात्र लर्निंग का एक संसाधन है, एक रिसोर्स है जो कि क्लासरूम में अवेलेबल होता है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो क्या डिराइव करता है, अंडरस्टैंडिंग उसने किससे डिराइव करी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त करी है, किस वाद से प्राप्त करी है। तो इसका सही आंसर आपका 3 होगा, रचनावाद से, कि बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण स्वयं करता है, जिसका समर्थन प्याजे भी करते हैं और वाइगॉत्स्की भी करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि प्याजे कहते हैं कि बच्चों को समझ का निर्माण करने के लिए सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, जबकि वाइगॉत्स्की का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उन्हें एक हेल्प की ज़रूरत है, स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है, उन्हें कहीं ना कहीं सोसाइटी की ज़रूरत है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द चिल्ड्रेन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर टू बी मोटिवेटेड इफ, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। अगर वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछ पा रहे हैं बिना डर, बिना किसी संकोच के, तो कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेटेड लर्निंग हो रही है। बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कि वो लर्न मतलब दे आर मोटिवेटेड टू लर्न। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा 29 का वो फोर्थ होगा। टीचर को फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करे, रियल लाइफ सिचुएशन को, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने पर मदद करनी चाहिए कि जो रियल लाइफ सिचुएशन से कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद उन्हें अपना जीवन यापन करना है, उन्हें बाहर की चीज़ें, सोसाइटी में जाना है। भाई स्कूल में तो 6-7 घंटे रह रहे हैं, उसके बाद तो उन्हें सोसाइटी में रहना है, तो इसीलिए रियल लाइफ सिचुएशन से के बारे में एक दूसरे से वो इंटरैक्ट कर पाए, ऐसा एनवायरनमेंट टीचर को क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चा अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर पाए। आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं अधिगम में किस तरीके से मदद करता है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर 1 होगा, चिल्ड्रेन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। अगर बच्चा अनुशासन में रहेगा तो वो अपनी शिक्षा के विनियमित और मॉनिटर करने के लिए चीज़ों को समझ पाएगा, वो अपनी लर्निंग जो है, उसका जो अधिगम है, उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट कर पाएगा, विनियमित कर पाएगा और उसे मॉनिटर कर पाएगा। आई होप सो कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ईवीएस के नोट्स और ईवीएस की महामैराथन आपको जल्द से जल्द मिलने वाली है, तो उसके लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।